नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का अरिबन के शानदार जानदार बेमिसाल प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 का पहली पोम। चैप्टर नंबर 1 की पहली पोम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। और इस पोम को लिखा है, इस पोम के जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है दोस्तों, बहुत ही शानदार पोम है। और ये पोम आपको बताएगी कि किस तरह से बहुत सारे अंधविश्वास हमारे समाज में फैले होते हैं, और वो अंधविश्वास हमें कई बार अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं उनको उनसे हमें वंचित कर देती है। हम उन मोमेंट्स का एंजॉय नहीं कर पाते हैं कुछ अंधविश्वास की वजह से। और आज की क्लास में इस पोम के लाइन बाय लाइन तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ही। यहां पर पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करेंगे, यहां पर दोस्तों आपको मैं और भी चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा यहां से इस पोम से जो क्वेश्चंस आंसर बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम पोम भी पढ़ेंगे, सारी चीजें आज क्लास में होने वाली है। मजा आएगा दोस्तों, वो शानदार क्लास होने वाली है। और ये पोम इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, इतनी मजा आएगा कि आप बोलोगे सर ऐसी पोम और सुनाते रहो, मजा आ जाता है दोस्तों। तो इससे पहले मैं क्लास को आगे बढ़ाऊं, मैं एक छोटी सी बात कर लेना चाहता हूं आपसे यहीं पर। क्या बात कर लेना चाहता हूं, आइए जरा देखिए दोस्तों। इससे पहले हम क्लास में पोम पढ़े, बट मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बातें पता चल जाएं कि भैया आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, आज की क्लास में सबसे पहले बिना चाय वाय पिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोम। सबसे पहले हम पोम पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद उसी पोम की फीलिंग्स को समझेंगे, इमोशन को समझेंगे, उसका मैसेज क्या है वो समझेंगे, उसकी थीम क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस पोम के थ्रू जो पोएट है वो क्या मैसेज देना चाहता है। ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी थीम को फील करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद वी शैल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस पोम पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसके पेपर में आने के चांसेस हैं, वो हम यहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो हमने पोम भी पढ़ ली, पोएटिक डिवाइसेस भी कर लिए, उसका मीनिंग भी समझ लिया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। अब यहां से क्वेश्चन आंसर आएंगे तो आप करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे दोस्तों। अब ये बातें, आज का एजेंडा क्लियर हो गया है कि भैया आज हमें करना क्या है, ये सब कुछ क्लियर है। अगर क्लियर है तो भाई मैं चाहता हूं टांगे को थोड़ा आगे बढ़ा लूं, बिल्कुल बढ़ाएंगे दोस्तों। तो आइए जरा, अब दोस्तों बात करने वाले हैं एक शानदार सी, एक बहुत जबरदस्त सी आपके सामने एक बात करने वाला हूं। और ये बात आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी पढ़ाई लिखाई में, मोटिवेशन में। आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा हुआ, कैसे मैं बताता हूं दोस्तों। आपके लिए मैं बताने वाला हूं कि हम जिस बैच की बात कर रहे हैं उसका नाम देखने में लिख रहा होगा कि सर नवोदय बैच। नहीं, नवोदय बैच नहीं, टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच इसका नाम है दोस्तों। टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच। क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्लेम कैसे कर रहे हैं हम कि भैया यहां से टॉपर बनेंगे, इसलिए क्लेम कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस बैच में आपको मिलने वाले हैं बोर्ड के बेस्ट टीचर्स, बोर्ड के बेस्ट टीचर, पहली बात। दूसरी बात, पूरी साल लाइव क्लासेस, हर एक टीचर की लाइव क्लासेस। दूसरी बात दोस्तों, यहां मिलेंगे आपको टॉपर्स के नोट्स। अब वो टॉपर के नोट्स आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें लिखना है, कितना लिखना है, और दोस्तों क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम देने से पहले ही पता चल जाएंगी। और दोस्तों जैसे ही आप पेपर देने के लिए जाएंगे और एग्जाम में, आप एग्जाम हॉल में जब बैठे होंगे ना, हॉल में बैठ के जब आप पेपर को ऐसे पलट रहे हो ना पेज से, और आपके चेहरे पे जब मुस्कान आ रही होगी, स्माइल आ रही होगी, तब आएगी स्माइल जब आपको पता चलेगा कि जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसमें से 70 to 80% क्वेश्चन वही हैं जो अरिबयान में आपको पहले ही पढ़वा दिए, पहले ही याद करवा दिए, पहले से ही तैयार करके भेज दिया। तो दोस्तों यहां पर क्या होने वाला है, लाइव क्लासेस तो मिलेंगी मिलेंगी, दूसरी बात टॉपर्स के नोट्स भी मिलेंगे, तीसरी बात दोस्तों आपको महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको डाउट्स आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों उन डाउट्स को यहीं पर कुचलेंगे हम हथौड़े से। ये वही हथौड़ा है जिसको चलाया था रितेश सर ने, आगे दिखाऊंगा, ठीक है। उसी हथौड़े से ये डाउट्स को हम यहीं कुचल देंगे और चूरन चूरन करके आपको सोल्यूशन देंगे दोस्तों, मजा आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें कि लाइव क्लासेस मिल रही है, डाउट सॉल्विंग हो रही है, टॉपर्स के नोट्स मिल रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और दोस्तों वह बोर्ड के बेस्ट टीचर, बोर्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये सब कुछ कौन दे रहा है, टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच
टॉपर बनाने वाली नवोदय बैच इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं। इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही शानदार तरीके से, सिंपल तरीके से, जीरो से लेकर हीरो तक का सफर मेरे साथ आप करेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ाते हैं, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। अभी बच्चों को लग रहा होगा कि सर ये टॉपर बनाने वाली जो बैच है ना, टॉपर बनाने वाली जो आपकी बैच है, इस बैच में हम ऐसा कैसे मान लें कि सब टॉपर बनने। दोस्तों प्रमाण यहां देखिए दोस्तों, प्रमाण ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, चैंपियंस ऑफ अरेबियन 2026, चैंपियंस ऑफ अरेबियन 2026। यहां पर आपके सामने कुछ फोटोज नजर आ रहे हैं। ये हैं हमारे चैंपियन और ये हैं यूपी के चैंपियन। इनका नाम है सुरभि यादव। इन्होंने मार्क्स, इनकी जो परसेंटाइल है वो 97% है। थर्ड रैंक आई है दोस्तों पीसीबी से स्टेट में। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है नंदिनी गुप्ता जी का, जिन्होंने 97.2 परसेंटाइल हासिल किया है पीसीबी से और पूरे स्टेट में नंबर 1 रैंक पर है। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों आर्ट्स की टीम में, और आर्ट्स के हमारे बच्चे हैं जिनका नाम है अंशिका वर्मा। इन्होंने 94.4 परसेंटाइल अचीव किया है और स्टेट में आई है रैंक नंबर 1 पर। ऐसे ही दोस्तों 150 से ज्यादा बच्चे, ऐसे ही 150 से ज्यादा बच्चे 90% और दोस्तों 350 से ज्यादा बच्चे 80% मार्क्स लेकर आए हैं। तो दोस्तों ये प्रमाण है हमारा आपके लिए, और इसी तरह से अगली बार इसी नवोदय बैच से ये संख्या बढ़ेगी बहुत ज्यादा। और मैं चाहता हूं कि उस संख्या में इस तरीके जो फोटो आएंगे ना, उस फोटोज में आपका नाम होना चाहिए, आपका नाम यहां पर होना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए क्या करना है, आपको जो गाइडेंस मिलेगा, जो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, उस रास्ते पर डिसिप्लिन के साथ चलना है, उस रास्ते पर डिसिप्लिन की लाठी लेकर चलना है, और दोस्तों बनेंगे आप अगले टॉपर। तो दोस्तों चलिए यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं मिलवाने वाला हूं आपको इस शानदार से मूवमेंट के साथ, दिखाने वाला हूं एक चीज आपको, जहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अरेबियन किस तरीके से लाया है क्रांति, किस तरह से अरेबियन लाया है क्रांति। और ये क्रांति का मूवमेंट आपके सामने ये रहा दोस्तों। आपने फिल्मों में देखा होगा थॉर को, उस थॉर ने आपने देखा होगा इमेजिनरी विलेंस को मारा है, लेकिन रियल लाइफ में जो थॉर है वो है हमारे देश सर, जो लेकर आए एक ऐसी क्रांति जिससे देश का, स्टेट का एक एक बच्चा, हम एक एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एक एक बच्चे तक हम पहुंचेंगे, और मात्र सिर्फ 51 रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 51 रुपए में। ये इतना ज्यादा कम है, ये इतना ज्यादा कम है दोस्तों कि इसमें आज के टाइम में आधा लीटर पेट्रोल नहीं आता। ये इतना कम है कि इसमें आधा लीटर कुकिंग ऑयल भी नहीं आ सकता दोस्तों। ये इतना ज्यादा कम है कि अगर आपका मन है एक सैंडविच खाने का तो आप एक सैंडविच भी नहीं खा सकते। ये इतना कम है कि अपने 2 दोस्तों को चाय और कॉफी नहीं पिला सकते। ये इतना ज्यादा कम है कि अभी आप 3 गन्ने का गिलास का जूस नहीं पी सकते, इतना ज्यादा कम है दोस्तों। और सिर्फ 51 रुपए में आपको मिल रहा है पूरी साल लाइव क्लासेस, टॉपर्स के नोट्स, टीचर का गाइडेंस, आपको प्रॉपर डाउट सॉल्विंग मिलने वाली है, लाइव क्लासेस मिलने वाली है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 51 में। क्यों? इसलिए क्योंकि ये कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, ये एक अभियान है, ये एक अरेबियन एक अभियान चलाया है, एक क्रांति है। और इस क्रांति से हमें हर एक बच्चे को जोड़ना, और हमारी कोशिश है कि हर एक बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, वो भी इतना कम पैसे, इतने कम पैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि दोस्तों इतने कम पैसे में आज के टाइम में 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता, और उतने कम पैसे में आपको पूरे साल लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, आपके लिए मिलने वाले टॉपर का गाइडेंस मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज में। क्यों? क्योंकि ये अभियान है, क्रांति है। और दोस्तों इस क्रांति के साथ हम सबको जुड़ना है, और इस क्रांति से पूरे देश में क्रांति लानी है दोस्तों। कौन सी क्रांति? शिक्षा क्रांति, शिक्षा क्रांति। और दोस्तों इस क्रांति का एक सबूत आपको देने वाला हूं, इस क्रांति का एक सबूत आपको देने वाला हूं, जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में क्रांति तो आ ही चुकी है। जैसे यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूं, और फिर मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से क्रांति ने मतलब क्या शानदार कमाल किया है, धमाल किया है, मजा आ जाएगा दोस्तों।
₹51 में आपको मैंने पहले ही बता दिया, वो सारी चीजें फिर से सुन लेते हैं। पूरे साल लाइव क्लासेस मिलने वाली है, पूरे साल लाइव क्लासेस। इसके बाद आपको मिलेंगे टॉपर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। आराम से पढ़िए, बार बार पढ़िए, ध्यान से देखिए कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, प्रैक्टिस करिए उस तरीके से, और आपकी आंसर की प्रैक्टिस भी होगी दोस्तों। इसके साथ आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग जैसा सिस्टम मिलने वाला है। यहां पर आपको जहां भी परेशानी होगी तुरंत आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों टॉपर्स का गाइडेंस मिलने वाला है। टॉपर्स आपको बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की है और आपको कैसे करना है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो एक आम बच्चा कर सकता है, और उन गलतियों से बचाएंगे टॉपर्स और टॉपर्स का गाइडेंस। इसके बाद दोस्तों आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने पहले से ही प्रिपेयर कर लिए तो ये मान के चलिए कि आपका 70 to 80% सिलेबस पहले ही तैयार है, पहले ही तैयार है। और जब एग्जाम में जाएंगे ना तो हंसते हंसते बैठेंगे और दोनों हाथ से पेन चलाएंगे, ना 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 ऐसे लिखोगे। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें होने वाली हैं दोस्तों। अब आ जाइए उस मोमेंट की तरफ जो मैं आपको बताने वाला था। ये एक शानदार जानदार बेमिसाल सा एक मोमेंट, और ये इस बात का प्रमाण है कि क्रांति शुरू नहीं हुई है, क्रांति शुरू हो चुकी, क्रांति आ भी चुकी है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही है। ये कोई एक महज एक तस्वीर नहीं है दोस्तों, ये बताती है, इस पिक्चर से पता चलता है कि रितेश सर ने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में भी, आपके राजस्थान में भी और यूपी में जो क्रांति फैलाई है ना, उसका ये प्रमाण है। और इस प्रमाण से ये मालूम चलता है कि जब ये अवार्ड मिला ना, तो ये अवार्ड सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, ये अवार्ड है उन हजारों बच्चों की मेहनत का, ये अवार्ड है उन हजारों बच्चों के विश्वास का, ये अवार्ड है उन हजारों बच्चों के माँ बाप के विश्वास का, जिन्होंने विश्वास दिखाया और हम उनके विश्वास पर खरे उतरे और हम उनको टॉपर्स बनाने में उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ साथ चलते रहे दोस्तों, और हमारे साथ से और उनकी मेहनत से वो बने टॉपर्स। और ये है आपके सामने एक प्रमाण। तो दोस्तों आपको देखो यहां लिखा हुआ उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित। बात समझ में आई क्या दोस्तों आपको? हाँ तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ाते हैं क्लास को। यहां तक बात समझ में आ गई होंगी। हमने सारी बातें कर ली, आपको बता दिया दोस्तों कि ये जो ₹51 वाला जो टॉपर्स बनाने वाला जो नवोदय बैच है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब हमें क्या करना है, इसी बैच से मेहनत करके, मुशक्कत करके अगले टॉपर की लिस्ट में अपना अपना फोटो चिपकवाना है, लगवाना है दोस्तों, हर हाल में करवाना है, ताकि ये फोटो सिर्फ यहाँ नहीं, आपके रिश्तेदारों के पास, आपकी कॉलोनी में, आपके दोस्तों के पास, हर जगह पर आपका फोटो हो। और आपका ये फोटो आपके लिए कितना सारा कॉन्फिडेंस देगा, ताकि आगे का करियर आपका बहुत स्मूथ हो, मजेदार हो दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं शुरुआत हमारी पोम की। और दोस्तों ये रहा आपके सामने हम जिस पोम को पढ़ने वाले, जिसका नाम है डेस्कटॉप सुनो, और इसका स्टैंजा नंबर 1। लेकिन इससे पहले मैं पोम शुरू करूं, मैं कुछ बातें कर लेता हूं आपके साथ। अंधविश्वास के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि अंधविश्वास ऐसी चीज होती है ना, कि बहुत सारे टाइम पर ऐसा होता है कि कई बार हम कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं और अच्छा करने जाते समय कई बार क्या हो जाता है, सपोज एक बिल्ली क्रॉस कर गई, एक काली बिल्ली क्रॉस कर गई। अब मान के चलिए कि आप शादी करने वाले हैं, ठीक है, किसी की शादी होने वाली है और वो लड़का किसी लड़की से मिलने जा रहा है, चलो भाई पहली बार मिल के आते हैं और बात करते हैं। अब जैसे ही वो घर से निकला और देखा कि उसके सामने से काली बिल्ली निकल गई, अब पूरे रास्ते तक उसके दिमाग में ये चलता रहा, यार ये काली बिल्ली निकल गई, पता नहीं कैसी लड़की मिलेगी, पता नहीं क्या होगा, बात होगी कि नहीं होगी, कहीं ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हो जाऊं, ये दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। और जैसे ही बंदा वहां पहुंचा और मिलने के लिए पहुंच जाता है, तो मालूम चलता है कि उसके दिमाग में बैकग्राउंड में वही चीजें घूम रही होती है, काली बिल्ली गुजर गई। तो कई बार क्या होता है, जो अंधविश्वास है ना दोस्तों, हमारे लिए अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं लाइफ के, उनको एंजॉय करने से रोक देता है। हम उन मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते उन अंधविश्वास की वजह से। कुछ ऐसा ही हुआ था दोस्तों एक पोएट के साथ, जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वो अपने घर से बाहर निकले, शायद हो सकता है उनकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया हो, शायद हो सकता है कि गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग का मैसेज करना भूल गए हो, और मैडम गुस्सा हो गई, मैडम ने कर दिया ब्लॉक। अब मैडम ने ब्लॉक कर दिया तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट चुपचाप से उदास होकर ऐसे घूम रहे हैं। अच्छा ये घूम कर रहे हैं, सर्दी का एक दिन था, और सर्दी के दिन में चारों साइड आपको दिख रही है बर्फ ही बर्फ, स्नोफॉल हो रहा है, बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश किसकी हो रही है, बर्फ की बारिश हो रही है, बर्फ उड़ रहा है, बढ़िया स्नोफॉल हो रहा है भाई। और उसी खूबसूरत से मोमेंट में
मोमेंट तो खूबसूरत सा लग रहा है, लेकिन उनकी नजर से नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनका बैकग्राउंड, उनका जो दिमाग है ना, जो चीज है, जो उनका जो ऑरा नजर आ रहा है ना, बड़ा ही अपसेट नजर आ रहा है, थोड़ा सा सैड नजर आ रहा है, डिप्रेस नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी उनके साथ। अब जो भी हुआ हो, लेकिन होता क्या है कि जब वो उदास से नजर आ रहे होते हैं ना, और वो उसी उदासी की हालत में चल रहे होते हैं, तो मालूम चलता है कि एक हेमलॉक ट्री होता है। एक हेमलॉक ट्री होता है, उसके ऊपर एक क्रो यानी कि कौवा बैठा होता है। तो जैसे ही वो उस ट्री के नीचे से गुजरते हैं ना, और जो क्रो होता है, जो कौवा होता है, वो अपने पंख ऐसे फड़फड़ाता है। जैसे ही से पंख फड़फड़ाता है, तो बर्फ के जो थोड़े-थोड़े से तिनके, जो थोड़ी धूल जैसी कह सकते हैं, है ना? नाम भी क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है? तो जो थोड़ी-थोड़ी सी ना मतलब पार्टिकल होते हैं, छोटे-छोटे से, स्नो के छोटे-छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, वो ऐसे उड़ते हैं रुई जैसे, और उड़ते हुए उनके शोल्डर पर, उनके हेड पे ऐसे गिर जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं ना, वहीं से इसी मोमेंट में अब क्या होता है, ये जानने के लिए मेरे साथ बन रही है पोम में। और दोस्तों, अब हम इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे, मजा आएगा, सारी चीजें होंगी दोस्तों, और यहाँ से आईएमपी भी करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है स्टैंजा नंबर 1। स्टैंजा नंबर 1 में क्या बात हो रही है? The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. ध्यान से सुनना मेरी बात को। स्टेंजा नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, बोले कि जिस तरह से, ध्यान सुनना, जिस तरह से एक क्रो यानी कि कौवे ने, जिस तरह से एक कौवे ने क्या किया है? शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ की डस्ट को गिरा दिया। यानी कि बर्फ के छोटे छोटे से पार्टिकल्स, रुई जैसे पार्टिकल्स हैं, उसने ऐसे पंखे फड़फड़ाए, तो उससे क्या हुआ? जिस डाली पर वो बैठा था वहां पे बर्फ जमी हुई थी, तो उसने ऐसे ऐसे पंख फड़फड़ाए, तो पंख फड़फड़ाने से क्या हुआ कि थोड़ी थोड़ी जो वहां पर बर्फ थी ना, वो वहां से टपक के उसके यहाँ पर शोल्डर्स वगैरह पर उस पर गिरी। तो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, अच्छा अब वो बैठा कहाँ था? हेमलॉक ट्री की एक ब्रांच पर बैठा था, एक शाखा, एक मतलब पेड़ की एक वो है ना शाखा, उस पर वो बैठा था, और वहीं पर बर्फ जमी हुई थी। और जैसे उसने ऐसे पंख फड़फड़ाए, तो वहां से डस्ट पार्टिकल्स वहां से फॉल करे, गिरे, और उसके यहाँ पर शोल्डर वगैरह पर उसके ऊपर आ गए। बात समझ में आई? अच्छा, तो ये था हमारा स्टेंजा 1। इसमें मैंने एक एक लाइन अभी समझाई। अब मैं इसके मीनिंग भी और अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन का मतलब होता है, शेक वर्ड होता है ना, शेक जैसे हाथ मिलाना, तो शेक मतलब हिला देना, इस टाइप से कोई चीज होती है, ठीक है? तो शेक, शेक की सेकंड फॉर्म यूज करिए शुक, ठीक है? तो शुक डाउन ऑन मी मतलब हुआ कि जिस तरीके से कौवे ने ऐसे अपने पंख फड़फड़ाए, तो उससे क्या हुआ कि वहां पर जो बर्फ की जो डस्ट थी ना, जो वहां पर डस्ट पार्टी सॉरी वहां पर जो स्नो पार्टिकल्स थे ना, वहां से उड़ के उसकी बॉडी पर आ गए। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अच्छा, वो कहाँ बैठा था? वो क्रो कहाँ बैठा था? हेमलॉक ट्री पर बैठा था, ठीक है? अब ये इसको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर चित्र में देखो आप, ये बैठा हुआ, ये आपका हेमलॉक ट्री है, एक पॉइजनस ट्री होता है। एक बात और ध्यान से सुन लेना दोस्तों, इस जो पोम की हम बात करें, इस पोम में आप ध्यान से देखेंगे तो एक है क्रो और एक है दोस्तों हेमलॉक ट्री, दो चीजें हैं। इस पोम में आपको क्या क्या नजर आएगा? एक तो क्रो नजर आएगा और एक नजर आएगा हेमलॉक ट्री। तो दोस्तों इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि हेमलॉक ट्री और क्रो की बात हो रही है। अब इन दोनों के बारे में क्या बात हो रही है, ध्यान से आपने सुन भी लिया, समझ भी लिया कि भाई यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक पोएट है जिनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब वो घर से बड़े उदास से आए, बीबी बीबी से झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड से बात नहीं हुई है, कुछ भी मैटर हो, तो लेकिन वो उदासी से भरे हुए चले आ रहे हैं। यानी कि बैकग्राउंड को फील करिए कि बैकग्राउंड में क्या नजर आ रहा है? सर्दी का मौसम है, बर्फबारी हो रखी है, हेमलॉक ट्री है, एक कौवा नजर आ रहा है, और एक दुखी एक पोएट नजर आ रहा है दोस्तों, एक डिप्रेस्ड, अपसेट और सैड एक पोएट नजर आ रहा है आपको। अब वो होता क्या है कि हेमलॉक ट्री से गुजरता है, ध्यान सुनना, हेमलॉक ट्री के आसपास से जैसे उसके नीचे से गुजरता है ना, तो वहां पर क्या होता है? कौवा बैठा होता है, क्रो। वो क्या करता है? ऐसे ऐसे अपने पंख फड़फड़ाता है, ब्रश ऑफ। जैसे ही उसने पंख ऐसे फड़फड़ाए, ऐसे उसने शुक डाउन किया, तो उसके बाद क्या होता है कि बर्फ के पार्टिकल्स, बात समझ में आ रही है ना, स्नो पार्टिकल्स वहां से गिरने लगते हैं और उसकी बॉडी पर आते हैं, ऊपर गिरते हैं उसके, और इससे क्या होता है वो आगे बताऊंगा दोस्तों। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात हो रही है क्रो के बारे में, और एक हो रही है हेमलॉक ट्री। ये दोनों चीजें दोस्तों हमारी सोसाइटी में इनको निगेटिवली देखा जाता है। जैसे कौवा, किसी के घर के ऊपर कौवा बैठ जाए और वो चिल्लाने लगे, तो लोग तुरंत भगाते, भगाओ 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 भगाओ। क्यों? उनको ऐसा लगता है यार कौवा जैसे घर में बैठता है और एक काव काव करने लग जाता है ना, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है।
मतलब सिंबल ऑफ डेथ माना जाता है इसके लिए। हेमलॉक ट्री ये पॉइजनस होता है, तो इसको भी बड़ा ही मतलब निगेटिव ही माना जाता है। तो ये दोनों चीजें कैसी है, निगेटिव है दोस्तों। बात समझ में आ रही, कैसी है, निगेटिव है। तो इन दोनों को नेगेटिव लाइट में दिखाया गया है। बात समझ में आ रही है क्या? बढ़िया। यहाँ पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पर ये पोएट है और यहाँ पर बैठा है कौआ, और ये आपका हेमलॉक ट्री। यहाँ पे जमी हुई बर्फ, ऐसे ऐसे पंखे फड़फड़ा दिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। जैसे इसने पंखे फड़फड़ाए, यहां से गिरी डस्ट, ठीक है। अब सोच के देखो, ये जो कौआ है ये तो बढ़िया कि ठीक है, ये बाहर था, इंडिया में नहीं था। अगर ये इंडिया में होता और इस तरह से बर्फ उड़ा देता, भाई इसको पकड़ के कौआ बिरयानी बन जाती। बात समझ में आ रही है? चलो मजाक की बात है। अब बढ़ाते हैं कहानी को आगे। तो यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग भी समझा देता हूं आपके लिए। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ वर्ड्स की मीनिंग भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि लिखा है शुक डाउन। तो शुक डाउन का मतलब क्या है? शुक डाउन का मतलब एक तो शुक मतलब हिला देना, हिल जाना, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है? और ब्रश ऑफ, ब्रश ऑफ मतलब होता है कि जैसे वो कौवा है ना, उस ब्रांच पे एक डाल पे बैठा हुआ था, बर्फ उसके आसपास थी, तो उसने ऐसे ऐसे फड़फड़ा दिया, तो जो बर्फ उसके आसपास थी ना, वो यहाँ से उधर गई, ठीक है, नीचे की साइड गिर गई। तो इसको बोलते हैं ब्रश ऑफ कर देना, हटा देना, इस तरीके से। बात समझ गया ना? जैसे हमारे कंधे पे कुछ गिर जाता तो हम ऐसे कर देते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं हम? ये हम ब्रश ऑफ कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? हाँ। अच्छा, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या है? फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। चिली फ्लेक्स खाते होंगे आपने, देखा होगा, आप वो खाते हैं पिज्जा वगैरह, उसमें चिली फ्लेक्स डालते हैं। तो वो चिली फ्लेक्स क्या होता है? वो लाल मिर्ची होती है, उसी के मतलब बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उसको तोड़ फोड़ के, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसको फ्लेक्स बोलते हैं। तो भाई कहने का मतलब ये कि जो वहां पर स्नो है ना, जो बर्फ है ना, उसके बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल, बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े से, यानी रुई जैसे थे, ऐसे मान के चलिए, उसने ऐसे ऐसे उड़ा दिए, ठीक है। हेमलॉक ट्री क्या होता है? अभी बताया था, फिर से समझ लीजिए। A poisonous tree with small white flowers traditionally associated with sadness or bad omens। यानी कि कह रहे एक कैसा पेड़ होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है। बात समझ रहे हैं? और इसके क्या होते हैं? स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं, इसको जोड़ते हैं। किस चीज से जोड़ते हैं? तो भैया सैडनेस से, कि इससे दुख होता है। अगर तुम इसके आसपास गए ना, तो तुम भी दुखी हो जाओगे। बात समझ में आ रही है? और बैड ओमेन से, यानी कि ये अशुभ होता है, इनऑस्पिशियस होता है, शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। तो हेमलॉक ट्री और क्रो, इन दोनों को क्या मानते हैं? अशुभ मानते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर वर्ड की मीनिंग भी कर लिया, अब हम करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह। तो आ जाइए जल्दी से। अब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो जो मैंने आपको समझाया था वही सारी बातें, बट एक बार फिर से पढ़ के समझा देता हूं। तो कह रहे हैं कि द पोएट इज इन अ डिप्रेस्ड, ध्यान से देखना, डिप्रेस्ड, सॉरोफुल एंड नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। यानी कि जब पोएट के बारे में, जब पोएम की स्टार्टिंग हुई, तो उसमें बताया गया कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि बैकग्राउंड में हमने देखा कि एक हेमलॉक ट्री है, एक कौवा है, एक पोएट है, और सर्दी है, सर्दी, बर्फबारी हो रही है। बात समझ में आ रही? सर्दी और बर्फबारी हो रही है। बर्फ का मतलब मौसम, बर्फ आसपास है। बात समझ में आ रही है? ये नजर आ रहा है आपको। और वहां पर जो पोएट है वो कैसा नजर आ रहा है? वो नजर आ रहा है डिप्रेस्ड, सॉरोफुल, नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। डिप्रेस का मतलब तो जानते ही हो आप, है ना? डिस्प्रेशन। और डिस्प्रेशन नहीं, डिप्रेशन, ठीक है ना? अभी हम कुछ नहीं बता सकते, अभी हम डिस्प्रेशन में है, लेकिन नहीं, डिस्प्रेशन नहीं, डिप्रेशन, ठीक है ना? तो जो पोएट है ना, वो कैसा है? डिप्रेस्ड है, उदास है बहुत ज्यादा, ठीक है ना? सॉरोफुल मतलब दुखी है, और नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड मतलब दिमाग जो है ना वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव की नेगेटिव थोड़ा सा माइंड नजर आ रहा है उस बंदे का, ठीक है ना? बढ़िया। अब क्या कर रहा है ये? वॉकिंग थ्रू अ विंटर लैंडस्केप, मतलब सर्दी वाला पूरा माहौल है, सर्दी वाला पूरा माहौल है, और उसी माहौल से गुजर रहा है बंदा, सर्दी के माहौल में, ठीक है। ही हैपन्स टू स्टैंड अंडर अ हेमलॉक ट्री, और वो क्या कर देता है कि हेमलॉक ट्री के नीचे रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, ठीक है। सडनली, अचानक से क्या होता है? अ क्रो सिटिंग ऑन अ ब्रांच शेक्स द ट्री। ये देखो, अचानक क्या होता है? जैसे वो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है ना पोएट, तो अचानक क्या होता है? जो क्रो है ना, वो एकदम ट्री पर एकदम से ऐसे ऐसे हिल जाता है, पंखे फड़फड़ा देता है। बात समझ रहे हैं? जैसे ही पंखे फड़फड़ाता है, तो वहां से स्नोफॉल, जो स्नोफॉल है ना, तो वहां पर जो थोड़ी बहुत बर्फ भरी हुई थी पहले से, उसी के पार्टिकल्स नीचे नीचे उसके यहाँ पर गिर जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है देखना दोस्तों, मजा आने वाला। अब दिस सडन मूवमेंट कॉजेस फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है ना? तो उस जो मूवमेंट होता है ना, थोड़े वो पंख वंख फड़फड़ाता है,
उस मूवमेंट से क्या होता है कि छोटे छोटे डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो स्नो के जो पार्टिकल्स हैं ना छोटे छोटे, वो वहां से गिरने लग जाते हैं और टू फॉल डाउन अपॉन द पोएट, और वो गिरने लगते हैं किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। अब आने वाला है मजा, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात जान लीजिए। तो आ जाइए फिर अगली स्लाइड पर, जहां मैं बताने वाला हूं कुछ और बढ़िया चीजें, जैसे कि ये रही आपके सामने, मैंने फिर से बता दिया है, ये 51 रुपीज के अंदर आपको मिलने वाला है पूरे साल लाइव क्लासेस। 31 अक्टूबर तक सारा सिलेबस खत्म, ठीक है। इसके बाद टॉपर्स के नोट्स मिलने वाले हैं, जिससे पता चलेगा कि लिखना कैसे है, कितना लिखना है, क्या नहीं लिखना है। और दोस्तों आंसर की यहीं पर प्रैक्टिस, आंसर की यहीं पर प्रैक्टिस होने वाली है दोस्तों। इंस्टेंटली डाउट सॉल्विंग होगी, इंस्टेंटली डाउट सॉल्विंग होगी। और दोस्तों टॉपर्स का गाइडेंस मिलेगा, टॉपर्स का गाइडेंस मिलेगा, बताएंगे आपको कि कैसे करनी है प्रिपरेशन, कैसे करनी है पढ़ाई, ये सारी चीजें मिलेगा आपको टॉपर्स के गाइडेंस में। और दोस्तों पेपर से पहले अब जब आप पढ़ रहे होंगे ना, उसी दौरान 70 to 80% जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वो हम यहीं पर सॉल्व करवा देंगे और उन्हीं को कहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा का सारा पैकेज, ये सारा का सारा पैकेज मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 51 रुपीज में। दोस्तों ये इतना ज्यादा कम है, इतने में पानी भी नहीं आएगा दोस्तों, 2 बोतल पानी नहीं आएगा अगर आप बिस्लरी वाले ले रहे हो तो बात समझ में आ रही ना। तो पानी से भी सस्ती हो गई ये शिक्षा, पानी से भी सस्ती हो गई शिक्षा। और ये कोई आम शिक्षा नहीं है, ये है टॉपर बनाने वाले नवोदय बैच की शिक्षा। बात समझ में आ रही क्या? चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और यहां से जब आप पढ़ेंगे ना, तो अगली बार यहां पर आप सभी लोगों के फोटोज होंगे, अगली बार यहां पर आपके फोटोज होंगे, जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, इधर 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 सब आप ही लोग होंगे। इससे पहले, आपसे पहले 150 से ज्यादा बच्चे, 150 से ज्यादा बच्चे 90 प्लस परसेंटाइल ला चुके हैं और 350 से ज्यादा बच्चे 80% से ज्यादा ला चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, सुरभि यादव 3rd रैंक है, 97% है पीसीबी से स्टेट में, ठीक है ना। ये देखिए नंदिनी गुप्ता जी 1st रैंक है पीसीबी से, 97.2% पर है। और दोस्तों इनसे मिलिए अंशिका जी, इनके हैं आर्ट्स में 94.4% और इनकी भी रैंक है 1। तो दोस्तों अब देरी कैसी, अब आपका नंबर, अब आपका नंबर, अब की बार आपका नंबर लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा पोम के बारे में, ठीक है। आइए दोस्तों, अब यहां पर चर्चा हो रही है, सेकंड स्टेंजा में आ गए हम लोग और सेकंड स्टेंजा हम समझने वाले कि यहाँ कुछ और बातें होने वाली है। हमने लगा कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। भाई क्या बात है, देखिए जरा, मतलब सोच के देखिए कि लाइफ में ना एक छोटे छोटे से मोमेंट्स, कई बार आपने नोटिस करा क्या कि कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने या कहीं घूम जा रहे थे आप, सपोज बड़े ही उदास थे या गुस्से में थे, ऐसे चले जा रहे थे आप, और आपने देखा कहीं एक छोटा सा बच्चा और उसने आपकी साइड स्माइल कर दिया, आपको बिल्कुल मूड खराब था, उसने आपके चेहरे पर देखकर आपको स्माइल कर दी। उसकी एक स्माइल से जो आपके दिन भर से दिमाग में जो इतनी सारी चीज चल रही थी ना, वो सब कुछ कंप्लीट खत्म हो गई, आपके अंदर भी एक थोड़ी सी मतलब आपकी भी मुस्कान आ गई, आपको भी अच्छा लगा। कभी ऐसा हुआ है क्या? होता है दोस्तों आपके साथ, ठीक है। कई बार हम जा रहे हैं बहुत अपसेट हैं, लेकिन कहीं हम गए और जंगल में कोई ऐसा सीन देख लिया है ना, कोई मोर देख रहे हैं, वो नाच रहा है, कुछ भी देख लिया और उसको देखते ही पूरा जो जितना हमारा दिमाग खराब था ना, वो मूड का अपलिफ्टमेंट हो गया। भाई अपसेट थे, प्लेजेंट मूड में आ गए। ये होता है ना, मतलब एक छोटी सी चीजें बदल देती हैं चीजें, एक छोटी सी चीज बहुत सी चीजों को बदल देता है, एक आइडिया तो बदल दे आपकी जिंदगी समझ रहे? इसी तरीके से तो यहाँ ये कह रहा है कि हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो इतना बंदा जो पोएट उदास होकर घर से निकला था ना, उतनी सी छोटी सी चीज, उतनी सी छोटी सी चीज ने क्या कर दिया, उसका मूड चेंज कर दिया। जो अपसेट मूड था, जो सैड था, डिप्रेस था, वो एक सुकून और एक खुशनुमा माहौल में बदल गया, उसका खुशनुमा मूड हो गया दोस्तों उसका, ठीक है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और जो उदासी में, रिग्रेट में जो आधे से ज्यादा दिन उसने गुजार दिया था ना, उसे लगा कि अब आधा दिन तो मैं रहूंगा मस्त खुश मजेदार तरीके से। तो उसने क्या कर लिया कि जो आधा दिन उसका खराब हो गया था ना, अब बाकी का जो आधा दिन है ना, वो खराब नहीं करने वाला है। और ये सब कुछ किस वजह से हुआ? एक छोटे से मूवमेंट से। उस कौवे ने पंख फड़फड़ा दिए और डस्ट जो है ना, जो सुनो की जो डस्ट है ना, वहां से गिर गई और उसने चेंज कर दिया उसका मूड पूरा।
पूरी चीजें बदल गई। आप सोच के देखिए कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों को ही कैसे एसोसिएट करते हैं नेगेटिव चीजों से, और उन नेगेटिव चीजों ने इसको पॉजिटिव बना दिया। आप सोच के देखिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि अभी अपसेट नजर आ रहा था, लेकिन अब उसको चीजें खुश, अब उसका आसपास जो सराउंडिंग में जो चीजें थी ना, वो सब कुछ अच्छी लगने लगी। जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, हमें सब कुछ हर जगह उदासी नजर आती है, लेकिन जब हम खुद खुश होते हैं ना, तो हमें हर जगह मजा आता है, हर जगह अच्छा लगता है, हर चीज खुशी होती है। पहली पहली बार याद है ना? पहली पहली बार जब वो थोड़ा बहुत वो फील होता है किसी को, तो सब कुछ अच्छा लगता है, हाँ सब कुछ मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और जब जब ब्रेकअप होता है, तब तब सब कुछ जग सूना सूना लागे, सब चीजें बेकार लगती है फिर, है ना? हाँ हाँ, ऐसा ही है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके पहले कुछ मीनिंग, वर्ड मीनिंग कर लेते हैं, और फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ मूड की बात हो रही है, तो मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ माइंड होता है। टेम्पररी स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग को हम मूड कहते हैं। अभी मैं बहुत खुश हूँ, बाद में दुखी हो गया, तो ये जो मूड, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है ना, उसको ही मूड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब वो कैसी भी फीलिंग हो सकती है, अच्छी बुरी जैसी भी हो, ठीक है। सेव का मतलब होता है बचा लेना, ठीक है ना। तो रेस्क्यूड या प्रिजर्व मतलब वही बात एक ही होगी, ठीक है ना। रूड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, फेल्ट सोरो और रिमोर्स ओवर समथिंग दैट हैपेंड। मतलब उदास बने हो, रिग्रेट कर रहे हो, पछता रहे हो किसी चीज को लेकर, कि भाई सुबह 6 बजे से उठे थे, दिन के 12 बजा दिए, और 12 बजे तक कुछ भी काम नहीं करा, अब रिग्रेट में हो, उदास हो, मजा नहीं आ रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं, तो इसे बोलते हैं रूड। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, तो ये मीनिंग समझ में आ गई आपको। अब कर लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात। आइए दोस्तों जल्दी से, अब एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है एज सुन एज द कोल्ड स्नो फॉल ऑन द पोएट। देखो क्या होता है, जैसे ही जो ठंडी ठंडी बर्फ के जो पार्टिकल्स है ना, वो उसके ऊपर गिरते हैं, पोएट के ऊपर गिरते हैं, तो क्या होता है? इट एक्ट्स एज सडन प्लेजेंट शॉक टू हिज सेंसेस। तो अचानक से उसके अंदर खुशी का, एक पॉजिटिविटी का संचार हो जाता है। पहले ऐसे उदास सा बैठा था, जैसे ही गिरे तो एकदम अरे वाह मजा आ गया यार, बहुत शानदार यार, बहुत मजा आ रहा है यार, मैंने तो फालतू में आधा दिन खराब कर दिया, अब बाकी का दिन खराब नहीं करूंगा, आज तो मैं मजा लूंगा, खूब नाचूंगा गाऊंगा। बात समझ में आ रही? ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब एक छोटे से मूवमेंट से सारी चीजें बदल गई दोस्तों। मतलब अपसेट से बंदा हैप्पी हो गया। बात समझ रहे हो? दिस स्मॉल नेचुरल इवेंट इंस्टेंटली चेंजेस हिज हार्ट एंड ऑल्टर्स हिज ग्लूमी मूड। ग्लूमी मतलब वही अपसेट वाला। तो बोलिए छोटा सा जो एक नेचुरल इवेंट थी ना, एक छोटी सी प्राकृतिक घटना थी ना, उस घटना ने क्या किया? उसके मूड को और उसके हृदय परिवर्तन कर दिया। मूड को तो चेंज कर ही दिया, हृदय परिवर्तन भी हो गया। जो उदासी लेके घूम रहा था वो खुशी में बदल गई। बात समझ रहे? इनटू जॉयफुल वन, ठीक है। बिफोर दिस इंसिडेंट द पोएट फेल्ट दैट हिज एंटायर डे वाज कंप्लीटली ruined एंड वेस्टेड इन सॉरो। इससे पहले, इस घटना से पहले, हेमलॉक ट्री तक पहुंचने से पहले उसको लग रहा था यार सब बेकार हो गया यार, मजा नहीं आ रहा यार, पूरा दिन खराब निकल गया यार, अब मैं क्या ही करूंगा। जैसे ही वहां पहुंचा, कौआ ने बोला आप चिंता मत करिए, हम करते हैं प्रबंध आपका, ठीक है। और कौआ ने तुरंत ऐसे ऐसे करके पंख से थोड़ी बहुत जो स्नो थी ना, उसके थोड़े से पार्टिकल्स नीचे गिरा दिए। भाई बंदे का मामला फिक्स हो गया। भाई गिरा, वाह यार क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई साहब। ठीक है, इस तरीके से ये खेल हो गया दोस्तों। बात समझ में आ रही क्या? तो पोएट फेल्ट दैट हिज एंटायर डे वाज कंप्लीटली ruined। उसको लग रहा था कि पूरा दिन ही खराब हो गया यार, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मजे नहीं आ रहा है यार, है ना। और दुख में ही बिगड़ गया पूरा दिन। However, the falling snow makes him realize that the remaining part of the day can still be enjoyed and appreciated। और जैसे ही बर्फ के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे, उसको रियलाइज हुआ अरे नहीं 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 भाई, वो तो 12 ही बजे हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बहुत कुछ का अच्छा किया जा सकता है। यानी कि उसको महसूस हो गया कि बचा हुआ जो दिन है उसको अभी भी एंजॉय किया जा सकता है, उसको अभी भी अप्रिशिएट किया जा सकता है। इसीलिए मालूम चल गया कि नेचर क्या कर सकता है। नेचर सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन रिग्रेट। और उस नेचर ने उस दिन क्या कर दिया कि उसके बचे हुए दिन को, जो कि वो अभी गुजारने वाला ही था, किस में गुजारने वाला था? पछतावे में, रिग्रेट में, उस चीज से उसको बचा लिया। और अब बाकी का जो बचा हुआ दिन है वो गुजारेगा बहुत ही खुशी से, मजाक में, मस्ती में। कह रहे वाह यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मजा आ गया दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर समझ में आया कि एक छोटी सी नेचुरल इवेंट,
एक छोटी सी प्राकृतिक घटना ने उसका मूड को अपलिफ्ट कर दिया, मतलब उदासी से खुशी की तरफ ले आया। तो ये होती है पावर ऑफ नेचर। बात समझ में आई क्या? चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो अब बढ़ाते हैं आगे। चलिए तो फिर बढ़ते हैं दोस्तों आगे, है ना। चलिए अब देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात फिर से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको एक और बात बताने वाला हूं कि लाइव क्लासेस में आपके साथ क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए ये जो 51 रुपए में आपको जो पूरी साल लाइव क्लासेस मिल रही है ना, सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं मिल रही। अगर आप लाइव क्लास में शानदार परफॉर्म करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आप कंसिस्टेंटली क्लासेस ज्वाइन करते हैं, डिसिप्लिन में आप पढ़ाई करते हैं, और अगर ये सब कुछ नजर आ रहा है तो दोस्तों आपको मिलेंगे रिवॉर्ड्स। आपको मिलेंगे रिवॉर्ड्स दोस्तों। लाइव लेक्चर्स तो मिलेंगे मिलेंगे, अगर आप बेहतरीन मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, सीरियस होकर मेहनत करते हैं, तो दोस्तों आपको मिलेंगे रिवॉर्ड्स। और दोस्तों ये साल भर क्लासेस तो मिलनी ही मिलनी है। और दोस्तों यहाँ पर क्या होने वाला है, यूपी बोर्ड के बेस्ट टीचर, यूपी बोर्ड के बेस्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, आपको गाइड करेंगे, हर एक कदम पर आपके साथ खड़े होंगे। जहां पर भी दिक्कत होगी आपके साथ अरिविहान होगा, हर एक बच्चे के साथ अरिविहान होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये बैच है टॉपर्स बनाने वाली, और यहां से हम निकालने वाले बहुत सारे टॉपर्स, जो कि अभी पिछले साल भी निकाले थे, इस साल भी निकाले थे, उससे पहले भी निकाले थे। पिछले 4 वर्षों से टॉपर्स में टॉपर्स, टॉपर्स में टॉपर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अगली बारी आप लोगों की दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर फोटोज अब आप लोगों के आएंगे, जो स्टेट रैंक 1 रैंक 3 में नंदिनी गुप्ता जी और सुरभि यादव जी हैं। अगली बार आपके फोटोज आएंगे दोस्तों, मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ध्यान रखना है। और मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको मिलेगा क्या क्या। तो 51 रुपीज में आपको पूरे साल लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, टॉपर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाले हैं दोस्तों, आंसर की प्रैक्टिस हो जाएगी, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग हो जाएगी, टॉपर्स का गाइडेंस भी मिलेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगे 51 में। ये सारी चीजें बात समझ में आ रही है। और पूरे साल जब लाइव क्लासेस मिलेगी यार ना आपको, आप खुद सोच के देखो, एक एक क्लास है ना 10-10 पैसे की भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, इतना सस्ता हो जाएगा दोस्तों। बात समझ के देखिए। और ये इसलिए क्योंकि ये कोई बैच या कोई कोचिंग सेंटर ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा ही काम है, क्रांति अभियान। बस हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना है, बस यही लक्ष्य है दोस्तों। बात समझ में आ गई, इसलिए इतनी कम अफोर्डेबल फीस रखी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि थीम क्या है पोम की। तो पोम की थीम वैसे तो आपको समझ में आ रही है कि शुरू में हमने जब देखा तो वहां पर थोड़ा सैडनेस वाला माहौल था, डिप्रेस्ड माहौल था, सोरोफुल सिचुएशन नजर आ रही थी। और बैकग्राउंड की बात करेंगे तो वहां आपको नजर आ रहा था कि बर्फबारी दिख रही थी, बर्फ हो रखी थी काफी, है ना, स्नो थी वहां पर। और एक हेमलॉक ट्री नजर आ रहा है, एक क्रो बैठा हुआ है, दोनों को ही नेगेटिवली दिखाया जाता है, ठीक है। और ये सारे मतलब इस पोम में नेगेटिवली नहीं दिखाया जाता है, मतलब हमारी सोसाइटी में उसको नेगेटिव तरीके से मानते हैं, अंधविश्वास है ना इस तरीके से, हाँ। लेकिन वही जिनको हम नेगेटिव समझते हैं वो किस तरीके से पॉजिटिव चीजें कर देते हैं, मतलब एक इंसान की लाइफ वो किस तरीके से वो चेंज कर देते हैं, ये दिखाया गया है। राइट, पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट नेचर हैज अ हीलिंग पावर। देखो एक तो यही लाइन बन सकती है, ठीक है, कि भैया इसकी सेंट्रल थीम क्या है, तो आप बोल सकते हैं नेचर हैज हीलिंग पावर। अब उस नेचर ने किस तरह से उसको हील कर दिया, जिसका मूड बहुत ही डिप्रेस था, सोरोफुल था, अपसेट था, और उसी को चेंज कर दिया जॉयफुल मूड में, उसी को चेंज कर दिया जॉली मूड में, उसी को चेंज कर दिया हैप्पी मूड में। बात समझ में आ रही है ना, बढ़िया। द स्मॉलेस्ट मोस्ट ऑर्डिनरी, even the smallest most ordinary incidents in nature can bring a massive positive change in human beings mind। कह रहा है एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही एक साधारण सी, एक छोटी सी प्राकृतिक घटना भी किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, उसके इमोशन को चेंज कर सकती है, उसके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकती है। बात समझ में आ रही है, जैसे कि इनके साथ हुआ। इट ऑल्सो टीच अस दैट वी शुड नॉट जज थिंग्स एज बैड ओमेंस। और ये हमें बताता है, नेचर हमें बताता है कि भाई मतलब इस पोम से हमें ये मालूम चलता है, फील होता है कि हमें किसी चीज को पहले से ही नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं मान लेना चाहिए। कई चीजें नेगेटिव होने के बाद ही पॉजिटिव काम कर जाती हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव है बट उसने पॉजिटिव काम किया, तो आप उसको कैसे नेगेटिव मानोगे यार, उसकी तो लाइफ चेंज होगी ना उस मोमेंट से। बात समझ में आ रही है। लाइक द क्रो और हेमलॉक ट्री, बिकॉज जॉय कैन कम फ्रॉम द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। तो जॉय जो है ना, खुशी जो है ना, वो कहीं से भी आ सकती है, ऐसी जगह से भी आपको खुशी मिल सकती है कि जिसकी आपने कभी उम्मीद ही ना करी हो। बात समझ में आ रही है। अब मान के चलिए किसी ने बता रखा है कि भैया एक पेड़ है वहां पर बरगद का, बहुत ही उधर जाना हो तो उधर भूत रहता है, डरा दिया आपको।
और एक दिन आप ऐसे गुजर गए, वहां से जा रहे थे, मालूम चला कि वहां पर 500 का नोट पड़ा है। आपने देखा अरे भाई 500 का नोट आपने जेब में रख लिया, लो अब क्या हुआ? आप बताओ क्या हुआ? आप डरते डरते जा रहे थे, लेकिन नोट देखा आपने जेब में रखा, भाग आए और आपने बढ़िया पार्टी करी दोस्तों के साथ, ठीक है, बढ़िया पिज्जा कॉफी जो भी खाना पीना खा लिया आपने। अब क्या हुआ आप बताइए ना? अब मूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो जो डर वाला बना रखा था ना, वो चेंज कहाँ हो गया? हैप्पी मोमेंट में। बात समझ गए ना? हाँ, ये चीज है। चलिए, तो अब यहाँ पर कुछ लिटरेरी डिवाइस या पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं कि राइमिंग स्कीम क्या होती है। तो ये राइम स्कीम बता देता हूँ आपके लिए क्या होता है। राइमिंग स्कीम देखो यहाँ समझ लेना, थोड़ा सा हम पोम की तरफ चलना पड़ेगा, 1 मिनट। देखिए, ये है हमारी पोम, पहला स्टेंजा पे चलते हैं। तो राइमिंग स्कीम निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है दोस्तों। किसी भी पोम से अगर आपको राइमिंग स्कीम निकालनी है तो आपको क्या करना है, आपको इतना सा काम करना है कि जो लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनके साउंड को महसूस करना है कि वो कैसे साउंड कर रहे हैं। जैसे लिखा द बे आ क्रो, द बे आ क्रो, यहाँ पर लास्ट वर्ड क्या है? क्रो, ओ आ रहा है लास्ट में, क्रो। शुक डाउन ऑन मी, यहाँ पर आ रहा है मी। अब मुझे बताओ, क्रो और मी क्या एक दूसरे से मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो अगर मैच नहीं कर रहा है तो हमने कहा भैया क्रो को नाम दे दिया हमने ए, मैच नहीं कर रहा। बी भी इससे मैच नहीं कर रहा तो इसका नाम दे दिया हमने बी, लो भैया इसका नाम हो गया बी, ठीक है ना। फिर आगे बढ़े, द डस्ट ऑफ स्नो, आप बोलते दो बार, क्रो स्नो, क्रो स्नो, ये मैच कर रहे हैं ना, मैच कर रहे तो इसका नाम क्या रखा था? ए, तो इसका नाम भी क्या हो गया दोस्तों? ए, लो भाई, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी ट्री, मी ट्री, ये भी थोड़ा एक जैसा साउंड कर रहा है, तो भाई इसका नाम ट्री है, इसका नाम बी है, मतलब ये आपका बी है तो इसका नाम भी क्या हो गया दोस्तों? बी। तो हमें पहले स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम पता चली वो क्या होगी दोस्तों? ए बी, ए बी, इतना आसान होता है। बस आपको बस एक आपको लाइन पढ़नी है, लास्ट वाला मीनिंग, जो लास्ट वाला जो वर्ड है उसको प्रोनाउंस करना है और देखना है कि उन 4-5 लाइन जो लिखी उनमें से किसी से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो दोनों के नाम सेम हो जाएंगे, मैच नहीं कर रहा है तो ए बी सी डी इस तरीके से बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले वाले का हमने राइमिंग स्कीम क्या बन गई हमारी? ए बी। आगे चलते हैं अगले वाले स्टेंजा की साइड। तो अगले स्टेंजा में जब आप आएंगे तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब यहां लिखा है कि हैज गिवन माय हार्ट, यहां पर हार्ट आ रहा है। अब देखो वहां था स्नो, वहां था क्रो, वहां था ट्री, वहां था मी, क्या हार्ट से कनेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो वहां पर हमने ए बी हो गया था। अब ए बी के बाद क्या आएगा? सी, तो यहाँ पर नाम रख दिया हमने सी। आगे बढ़े, आ चेंज ऑफ मूड, अब वहां पर मूड की भी बात नहीं होती, वहां स्नो, क्रो, मी और ट्री, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ लिखा है हार्ट, ये इससे भी मैच नहीं कर रहा है, तो सी के बाद क्या आएगा? डी। बात समझ में आ रही है? बढ़िया। फिर हमने आगे पढ़ा एंड सेड सम पार्ट, हार्ट पार्ट, हार्ट पार्ट मैच कर रहा है, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा? सी। ऑफ आ डे आई हैड रूड, मूड रूड, मूड रूड, एक जैसा साउंड कर रहा है, साउंड कर रहा है, तो इसका नाम की क्या हो गया? डी। तो भैया यहां से क्या निकल के आया? सी डी, तो हो गई ये राइमिंग स्कीम। पहले था ये भी, दूसरे स्टैंजा का है सी डी, तो राइमिंग स्कीम निकालना आ गया, बहुत बढ़िया। आ जाइए थोड़ा सा आगे, यहां पर देखिए। तो दोस्तों इस तरीके से हम निकालते हैं किसी भी पोम से राइमिंग स्कीम। देखो यहाँ पर आ गया है ए बी सी डी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है आपकी राइमिंग स्कीम। पूछ लिया जाएगा कि डस्ट ऑफ स्नो है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बता दो भैया डस्ट ऑफ स्नो की राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप बता देंगे सर जी ए बी सी डी, क्लियर है? बढ़िया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने बताया था, जैसे लिखा है क्रो, तो यहाँ पर हमने ए नाम दे दिया, तो क्रो के बाद मी तो मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने इसका नाम बी दे दिया, ठीक है। तो क्रो मैच किससे कर रहा था? स्नो से, तो क्रो स्नो, इसलिए नाम दोनों का ए और ए। यहाँ पर मी किससे मैच कर रहा था? ट्री से, तो इसका भी बी और इसका भी बी, तो बन गया ए बी। बात समझ गए ना? आगे देखो, हार्ट किससे मैच कर रहा था दोस्तों? पार्ट से, तो ये बन गया सी, तो ये भी बन गया सी। फिर मूड कैसे मैच कर रहा है? रूट से, तो ये भी डी और ये भी डी। तो इस तरीके से बन गया हमारा राइमिंग स्कीम ए बी सी डी। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो पहले स्टेंजा में क्या था? ए बी, दूसरे स्टेंजा में क्या था? सी डी। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो ऐसे होते दोस्तों राइमिंग स्कीम, बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब पूछ रहे हैं कि एलिट्रेशन क्या होता है, मैं समझा देता हूं आपको बहुत सिंपल तरीके से। भैया आपने कोई भी पोम पढ़ी, ध्यान सुनना, आप ये तो जानते होंगे बेटा आर्टिकल्स, अगर आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपका भाई तो पढ़ाएगा, और ऐसे पढ़ाएगा कि एक क्लास लेने के बाद सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाना है।
एक क्लास लेने के बाद जितने मैं क्वेश्चन दूंगा ना आर्टिकल्स के, भाई 95% आप सही करोगे सिर्फ एक क्लास देखने के बाद। सिर्फ एक क्लास और सिर्फ 2 रूल, कोई ज्यादा रूल्स नहीं है। तो वहां पे मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे लेटर्स होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं वोवेल साउंड क्रिएट करने वाले, और एक होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट करने वाले। ये आपने पढ़ा होगा ना, स्वर व्यंजन कहते हैं हिंदी में, स्वर और व्यंजन। तो वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, इनके बारे में आप जानते होंगे, मैं फिर भी बता देता हूँ। तो जो वोवेल्स होते हैं, जैसे कि इनको बोलते हैं यार ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़ के बाकी बच गए तो उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जैसे कि बी, सी, डी, एफ डॉट 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 जी तक ले जाओ, मतलब 5 ये होते हैं, 21 ये होते हैं, मतलब 5 और 21 होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम वोवेल्स की बात नहीं कर रहे तो बचे हुए क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, ध्यान सुनना, एलिट्रेशन में कहा जा रहा है द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब ये वाले वर्ड्स, ये वाले लेटर्स, ठीक है। द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट या फिर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड, यानी कि कोई लाइन पढ़ रहा है पोम की, और वहां पर अगर कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जहां जो आप पढ़ रहे हो, मान के चलिए आपने यहाँ पर एक वर्ड पढ़ लिया हैज, तो हैज को पढ़ोगे तो हा वाला साउंड आ रहा है, हा, हा मतलब कॉन्सोनेंट हो गया। अब अगर आपने आगे इस लाइन में कहीं पर भी हा का साउंड और आ गया, इसमें हा का साउंड मिला और इस लाइन में कहीं और हा का साउंड आ गया, तो समझ लेना कि दोनों जगह पर कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब वहां पर क्या होगा, एलिट्रेशन। अगर शुरू में का की आवाज आ गई और उसी लाइन में आगे 1-2 बार और का की आवाज आ गई, तो समझ लेना कि एलिट्रेशन है। अगर शुरू में या 2 शब्द एक साथ साथ लिखे, ठीक है, 2 शब्द साथ साथ लिखे हैं और दोनों का मीनिंग, दोनों का जो साउंड है वो पापा आ रहा है, नाना आ रहा है, टाटा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मतलब जो कॉन्सोनेंट मीनिंग होता है, कॉन्सोनेंट जो साउंड होता है, अगर वो मीनिंग प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड अगर प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो दोस्तों क्या होगा, वो एलिट्रेशन। क्या होगा, वो एलिट्रेशन होगा। तो जैसे यहां पर कहा जा रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड, तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होगा एक लाइन में, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आएगा, रिपीट होगा, तो उसे क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। हमने पढ़ा हैज गिवन माय हार्ट, तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखिए, जानबूझकर हमने यहां पर क्या किया है, एच को थोड़ा सा डार्क किया है जिससे आपको समझ में आ जाए, हाईलाइट किया एक्चुअली। तो यहाँ पर हैज गिवन माय हार्ट, तो यहाँ पर भी हैज, यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर हमारे सामने कॉन्सोनेंट है, तो ये क्या बन गया, एलिट्रेशन। आगे देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट, तो देखो सेव्ड में एस आ गया, सम में भी एस आ गया, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ये भी क्या बन गया दोस्तों, आपका एलिट्रेशन। तो किसी भी लाइन में अगर कोई भी ऐसा वर्ड दिया है जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और उसी टाइप का साउंड आगे किसी वर्ड से मिल जाए, तो समझ लेना कि उस लाइन में क्या होगा, एलिट्रेशन। हो सकता है कि दोनों वर्ड पास पास लिखे हो सकता है एक लाइन में एक वर्ड शुरू में लिखा है, एक थोड़ा आगे लिखा हुआ है, ये भी पॉसिबल है, बट दोनों जगह पर क्या होगा, वो एलिट्रेशन होगा। समझ गए क्या, बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर इंजेबमेंट की बात कर लेते हैं, इंजेबमेंट। अब इंजेबमेंट का मतलब ये हुआ दोस्तों, आपने ध्यान से देखा इस पोम में कि हमने जो शुरू करी 8 लाइन की ये पोम थी, इसमें कहीं पर भी कॉमा नहीं था, फुल स्टॉप सीधे लास्ट में था। मतलब होता है कि ऐसी कोई पोम की हम बात कर रहे हैं जिसमें शुरू से लेके लास्ट के बीच में कहीं पे कोई पंक्चुएशन ना हो, कहीं पे पंक्चुएशन मार्क ना हो, तो समझ लेना कि वो इंजेबमेंट होगा। क्या होगा भैया, इंजेबमेंट। तो ये इस तरीके से इंजेबमेंट की बात हम करते हैं। तो दोस्तों इंजेबमेंट के बारे में आपने समझ लिया, ठीक है। ये होता है कि भाई हमने 7-8 लाइन की पोम पढ़ी और बीच में कहीं पर कॉमा वगैरह कोई पंक्चुएशन मार्क है ही नहीं, ठीक है, सीधे लास्ट में पहुंचो और यहाँ 8 में नंबर पे आपको एक फुल स्टॉप मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पोम के अंदर क्या मिल गया आपको, इंजेबमेंट, ठीक है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। When a sentence continues into the next line without any punctuation mark, मतलब कहीं पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है एक लाइन में, तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, और दूसरी लाइन में जैसे हम शिफ्ट कर जाते हैं बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, मतलब हमने पहली लाइन पूरी बोल दी या लिख ली और सेकंड लाइन पर जैसे ही पहुंचे, तो सेकंड लाइन में पहुंचने तक हमने कहीं पर कोई मार्क ही नहीं लगाया, कोई चिन्ह ही नहीं लगाया, इसका मतलब इंजेबमेंट होगा। द एंटायर पोम इज A single sentence broken into 8 lines। अब ये जो पोम अभी मैंने पढ़ाई ना आपको, डेस्कटॉप सुनो, ये पूरी एक लाइन, एक सेंटेंस दोस्तों, एक सेंटेंस है और उसी को 8 लाइन में तोड़ा गया है। बात समझ में आ रही है, हाँ। अब देखो इसमें थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं आयरनी के बारे में। आयरनी क्या होता है, द पोएट यूजेस नेगेटिव सिंबल्स क्रो एंड हेमलॉक ट्री टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज इन हिज लाइफ। अब आयरनी का मतलब दोस्तों ये हुआ
जनरली क्या होता है कि हम क्रो या हेमलॉक ट्री इनको मानते हैं अशुभ, कि इनसे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। मतलब जहां हम कुछ चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वहीं से वो चीज हो जाए, तो दोस्तों ये सिचुएशन बनती है आयरनी। ठीक है, जिस चीज से हम जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और वही चीज हो जाए तो वो बन जाती है आयरनी। अब बताओ, हेमलॉक ट्री और क्रो, इनको तो हम नेगेटिव मानते हैं कि भैया अगर हमें कहीं हेमलॉक ट्री नजर आ जाए, कौवा नजर आ जाए, तो हमें तो वैसे ही देख के मूड खराब हो जाए, अरे यार क्या देख लिया यार, तो गड़बड़ हो गया काम। ठीक है, या कोई बिल्ली देख ली, काली बिल्ली देख ली, उसको देख के मूड खराब हो गया। ठीक है, तो जिन चीजों से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से एक्सपेक्टेड क्या है, सैडनेस, बात समझ में आ रही है, यहाँ से सैडनेस नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है, लेकिन वहीं से पॉजिटिविटी आ जाए तो, अगर वहीं से पॉजिटिविटी आ जाए तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आयरनी। जैसे कहीं हर एक सिचुएशन में काम कर सकता है। जैसे एक बंदा कहते हैं आंख के अंधे नाम नैन सुख। अब सोच के देखिए, एक आदमी है जिसको आंख से कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन नाम क्या है, नैन सुख। अब ये क्या है, ये तो आयरनी है। बात समझ में आई ना आपको? आयरनी क्या है कि भाई नाम क्या रखा है, नैन सुख, और आंख के अंधे, आंख से दिखता है नहीं है लेकिन नाम नैन सुख है। ये सिचुएशन, ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों के लिए, बढ़िया। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात इसलिए भी बार बार आ रही है क्योंकि दोस्तों सिर्फ आप नहीं, मेरा हमारा जो टारगेट है वो सिंपल सा है। हमारे जितने भी दोस्त यार हैं, ये वो सारे बच्चे छोटे छोटे, मतलब बड़े बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे गांव तक, कोने तक, गलियों तक, हमें इस क्रांति को फैलाना है। और ये क्रांति आप लोगों के माध्यम से फैल सकती है। आप ही हो दोस्तों जो इस क्रांति को फैलाएंगे। और हम क्या करेंगे, हम पूरी मेहनत, लगन और सब कुछ इस तरीके से झोंकेंगे कि अगले टॉपर आपको बनना ही चाहिए। अगले टॉपर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी जाएगी, हर चीज आपको मिलेगा दोस्तों। और पिछले 4 सालों से यही करते आ रहे हैं, पिछले 4 सालों से यही करते आ रहे हैं, और आगे चल के भी यही होने वाला है दोस्तों। इसीलिए 51 रुपए और आपको पूरे साल लाइव क्लासेस मिलेंगी। 31 अक्टूबर तक सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे, फिर रिवीजन पर रिवीजन, टॉपर्स के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, इंस्टेंट डाउट सॉल्व करवाए जाएंगे, और दोस्तों टॉपर्स का गाइडेंस मिलेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगी, और बोर्ड के बेस्ट टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको लाइव क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और क्या क्या चाहिए भाई, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ एक चीज चाहिए, आपके अंदर जज्बा, आपके अंदर चाहिए कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ये आपसे चाहिए। बाकी सब कुछ अभियान आपके साथ है दोस्तों। चलिए यहां पर आइए, और इसके बाद मैं चाहता हूं कि यहां पर अब मुझे अगली फोटोज आपकी चाहिए। यहां पर मुझे आपकी फोटोज चाहिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको देखना चाहता हूं। और जिस दिन मैं यहां देखूंगा ना, बहुत खुशी मिलेगी मेरे को, बहुत खुशी मिलेगी, और फिर से हम एक गेट टुगेदर करेंगे, आपसे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों ये है यूपी बोर्ड के क्लास 12 के आपके टॉपर्स हैं, चैंपियंस ऑफ परिवहन। ठीक है, यहाँ आपको मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, सुरभि यादव 97% थर्ड रैंक पर है पीसीबी से। इसके बाद नंदिनी गुप्ता जी 97.2% पीसीबी स्टेट रैंक 1 है दोस्तों, और इनकी पीसीबी मतलब स्ट्रीम है। और आर्ट से अंशिका वर्मा है, इनकी रैंक 1 है 94.4%। ठीक है ना? चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सारी बातें कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करने वाले एक शानदार सा क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ गया है। अब जो पोम हमने डिस्कस करी है ना, उसी पोम से ये क्वेश्चन आ गया भैया, इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या बात हो रही है। आइए जरा क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। तो कह रहा है कि ये डस्ट ऑफ स्नो क्या चीज है, और ऐसा क्या था जिसने पोएट का मूड चेंज कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों पहले तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब ये हुआ कि मौसम बड़ा सर्दी वाला मौसम था, हर जगह स्नो ही स्नो, हर जगह बर्फ ही बर्फ थी। अब वहां पर क्या है, एक हेमलॉक ट्री था, और हेमलॉक ट्री पे एक बैठा था क्रो, यानी कौवा बैठा था। और जो हमारे पोएट है ना, वो पैदल चलते चलते वहां से गुजर रहे थे। तो जैसे ही वो वहां से गुजरे हेमलॉक ट्री से, और हेमलॉक ट्री जो है ना, उसकी ब्रांच यानी उसकी शाखा, उसकी डाली पे बैठे थे कौवा जी यानी कि क्रो। अब उसने क्या किया, जैसे पंख फड़फड़ाए, तो जैसे पंख फड़फड़ाए उस डाली पर भी बर्फ जमी थी। तो क्या हुआ कि बर्फ के कुछ पार्टिकल्स, आइस के कुछ पार्टिकल्स, स्नो के कुछ पार्टिकल्स वहां से आते हैं रुई जैसे, और उसके ऊपर गिर जाते हैं। और जैसे वो गिरते हैं ना, भाई उसका मूड चेंज हो जाता है। अरे भाई ये क्या कर रहा था मैं, मेरा अपना पूरा दिन, आधा दिन मैंने इसमें खराब कर दिया यार, आधा दिन मैंने इसमें खराब कर दिया कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रहा, ये वो। जैसे ही वो बर्फ के टुकड़े उस पर गिरे, उसका मूड चेंज हो गया सडनली।
और उसे लगा कि नहीं यार, मैं अभी आधा दिन जरूर खराब हुआ है, बाकी का दिन मैं बढ़िया तरीके से गुजारूंगा, जिससे कि मुझे आखिरी में रिग्रेट ना हो कि पूरे दिन मैंने बर्बाद कर दिया। आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं द डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी कि छोटे छोटे से रुई जैसे बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं स्नो के, उसको कहा जा रहा है डस्ट ऑफ स्नो। बात समझ में आ गई क्या? बढ़िया। द सडन फॉलिंग ऑफ दीज कोल्ड स्नो पार्टिकल्स ऑन द पोएट, अचानक से, जब अचानक से ये डस्ट पार्टिकल, एक्चुअली डस्ट किसकी थी? वो डस्ट थी दोस्तों स्नो की। तो जो स्नो की जो डस्ट पार्टिकल थी जो उसके ऊपर गिरी, उससे क्या हुआ? अचानक उसका मूड चेंज हो गया, सैड से हैप्पी हो गया। यहां पर देखिए ध्यान से, कॉज्ड बाय अ क्रो शेकिंग अ हेमलॉक ट्री। और वो कैसे गिरी, क्यों गिरी? क्योंकि वहां पर जो क्रो बैठा था उसने क्या शेक किया, डाली को शेक कर दिया, थोड़ा थोड़ा ऐसे हिल गया। वो जैसे हिला तो डस्ट पार्टिकल किसके? स्नो के, वहां से धीरे धीरे गिरे उसके ऊपर और उससे मूड चेंज हो गया दोस्तों। चेंज हिज मूड फ्रॉम सैडनेस टू जॉय। और इस तरीके से क्या हुआ कि पोएट का जो मूड था ना वो चेंज हो गया दोस्तों, सैडनेस से कहां पर चेंज हो गया? जॉय की तरफ चेंज हो गया। बात समझ में आ गई होगी? बढ़िया। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What had given the poet a change of mood? किस चीज ने पोएट का मूड बदल दिया था? मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, फिर से देख लो। The falling of the dust of snow on his body changed his mood. तो किससे बदला मूड उसका? falling of dust snow, उससे उसका मूड चेंज हो गया, मजा आ गया भाई। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए फुर्ती में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि what is the meaning of rude? क्या मीनिंग है इसका? शुरू में ही बताया था, फिर से बता देता हूं। द वर्ड रूड मीन्स टू फील डीपली सॉरी फॉर रिग्रेट और होल्ड इन बैड रिग्रेट। भाई किसी चीज के लिए आप बहुत उदास हैं, पछता रहे हैं, रिग्रेट में आपका टाइम गुजर रहा है, इस चीज को क्या बोला जाता है? रूड बोला जाता है। द पोएट फेल्ट ही हैड ruined his day by being in a bad mood। पोएट को बस इसी चीज का पछतावा हो रहा था कि यार भाई मेरा पूरा दिन मैंने ऐसे ही गुजार दिया, ठीक है, बैड मूड में उतार दिया। तो ये जो उसे तो महसूस हो रहा था ना, इसी को बोलते हैं रूड, ठीक है। बट नेचर सेव्ड द रेस्ट ऑफ इट, लेकिन आधा दिन तो गुजार दिया था, बाकी का जो आधा दिन था ना वो किसने बचा लिया? नेचर ने। क्योंकि उसने क्या कर दिया कि जो वहां स्नो पार्टिकल्स थे ना, उसने स्नो पार्टिकल्स क्रो के थ्रू उसके ऊपर गिरे और भाई एकदम से उसका लगा कि यार भाई वाह वाह वाह, जैसे कि मिंटोस की गोली खाई हो, मिंटोस दिमाग की बत्ती चला दे इस तरीके से माहौल बन गया, ये बंदा खुश हो गया। ठीक है, तो चलिए मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे, आसान से थे, मजा आ गया होगा। ठीक है, पोम भी आपको समझा दी लाइन बाय लाइन, है ना, पोएटिक डिवाइस भी समझा दिए, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपके साथ कर ली है। मजेदार पोम थी, मजेदार आपके क्वेश्चन थे, वर्ड मीनिंग थे, मजा आ गया अल्टीमेटली। ठीक है, अब दोस्तों क्या करने वाले हैं बता देता हूं। अब बच्चों की एक चीज रही, सर हमने ये पढ़ तो लिया पर सर हमें इसकी पीडीएफ कहां से मिलेगी, नोट्स कहां से मिलेंगे? भाई साहब सुन लो, यहाँ पर नोट्स के पीडीएफ कहां मिलेंगे, ये है आपका सवाल, ये है हमारा जवाब। ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां पर जाएंगे और वहां से एप्लीकेशन से आपको ये सारे के सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का। बात समझ गए क्या? तो यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो YouTube वाले जो नोट्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जो भी आपको नोट्स चाहिए है ना, उस जो आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और YouTube के जो नोट्स है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, तो जो सारे के सारे पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब क्या, अब दोस्तों हो चुका है हमारा ये वाला आज की क्लास का जो टॉपिक पढ़ाया था, बढ़िया तरीके से पोम को समझाया, उसके मीनिंग को समझाया, वर्ड टू वर्ड समझाया, पोएटिक डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस, हर चीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करा, क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए और यहाँ पर एक क्लास बहुत शानदार तरीके से हमारी एंड हो रही है। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होंगी आपको। इसी के जैसे अगले कुछ वीडियोस में मैं फिर से आपके सामने आने वाला हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए और मिलिए मुझसे अगली क्लास में, जिसमें हम अगले किसी और एक शानदार से चैप्टर को डिस्कस करेंगे, मजा आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।